देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका 2023 में 1 अक्टूबर को जो हुआ था, मेगा स्वच्छता अभियान किया गया था। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, यह अभियान का नारा था। का उद्देश्य क्या था? दिवाली मनाने के लिए, गांधी जयंती मनाने के लिए, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, खरीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन बी, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि महात्मा गांधी का यह नारा होता था कि आप खुद अपना काम स्वतः करें, और इसीलिए उस विशेष दिन को 2 अक्टूबर को प्रत्येक साल 1 घंटे 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ यह स्वच्छता अभियान, मेगा स्वच्छता अभियान के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं इसके व्याख्या के बारे में। यह गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, आप लोग जैसा जानते हैं गांधी जी का जन्म जो हुआ था वह आपका 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था, और गांधी जी का नारा ही जो था स्वच्छता पर वह विशेष बल देते थे, साफ सफाई पर। इसी के रूप में यह मनाया जाता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है निशानेबाजी प्रतियोगिता से संबंधित है। यह है निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरओ पीसीएस में पूछे जाते हैं। आपका पहला जो ऑप्शन है, महिलाओं का गोला फेंक, पुरुषों के स्क्वैब, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और पुरुषों की राइफल 3 पिस्टल। यह आपका ऑप्शन जो सी है, यही आपका ऑप्शन सही है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। 29 सितंबर 2023 को एशियाई खेलों के 6ठे दिन भारत ने अपनी तालिका में कुल जो पदक है, यह भी कभी आपके क्वेश्चन बना देता है, खासकर यूपी पीसीएस और बीपीएससी में ऐसे ऑप्शन में जरूर क्वेश्चन बना देता है। 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक जोड़े, जिसमें से कुल पदकों की संख्या 33 हो गई। भारत के चौथे स्थान पर उस समय था, और निशानेबाज जो थी आपकी पलक गुलिया, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि इसी प्रतियोगिता में ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। यह इम्पॉर्टेंट है दोनों, आप लोग दोनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ाने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा शुरू किया गया 1 सप्ताह भर कार्यक्रम का क्या नाम था? स्वच्छता अभियान, संकल्प सप्ताह, आकांक्षी ब्लॉक पहल और भारत मंडपम कार्यक्रम। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी सही है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर को नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह नामक 1 सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह राजधानी क्षेत्र में भारत मंडपम जो है उसी में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें लगभग 30,000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने इसमें भागीदारी देखी गई थी, इसमें पार्टिसिपेट किए थे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत के किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति की थी? किस क्षेत्र में क्रांति की थी? पहला आपका ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, प्रौद्योगिकी। तो आप लोग इस नाम से बखूबी से परिचित होंगे। भारत में आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960 के दशक में आया था, 1965 के आसपास, तो भारत में इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक माने जाते हैं वह आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी माने जाते हैं, और इनका जो संबंध है यह कृषि से क्षेत्र में है, और इन्हीं के आधार पर कई कमेटियां भी, इनको कमेटियों का अध्यक्ष भी बनाया गया था जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अगर आप लोग पढ़ेंगे
तो बेहद ही महत्वपूर्ण कमेटियां जो एमएसपी का मूल्य है या किसानों को लाभ देने के लिए, तो उस पर कई कमेटियों के रूप में इनका गठन किया गया था, जिसके यह अध्यक्ष थे और इनका सितंबर में देहावसान हो गया। आइए हम लोग उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वह नॉर्मन बोरलॉग हैं, यह भी नाम याद रखिएगा। कहे जाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया। स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए थे। 1972 से 1980 में इन्होंने ICAR के महानिदेशक के रूप में और 1982 से 88 तक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में इन्होंने काम किया था। और आप लोगों को यहीं पर बतला दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है यह आपका मनीला में स्थित है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 सितंबर 2023 को लखनऊ में शुरू हुए भारतीय भाषा उत्सव में कौन भाग ले रहा है? यह भी आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि यह यूपी स्पेशल से संबंधित है। बॉलीवुड अभिनेता, पद्मश्री पुरस्कार विजेता, भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक, वैज्ञानिक और शोधकर्ता। तो इसका ऑप्शन जो बी है यही ऑप्शन आपका सही है, जो पद्मश्री पुरस्कार के विजेता हैं और विभिन्न भाषाओं के जो प्रतिनिधि हैं भारतीय भाषाओं, ये लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं व्याख्या इसका। भारतीय भाषाओं के जश्न मनाने के लिए 75 दिवसीय, आप लोग जैसा जानते हैं 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का हम लोग मना रहे हैं, तो उसी के उपलक्ष्य में भारतीय भाषाओं के उत्सव के नाम से जाना जाता है और 28 सितंबर 2023 को इसकी लखनऊ में शुरुआत की गई थी। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। नाओरेम रोसिबिना देवी एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक पुरस्कार जीती हैं? ऐसे ही समझ लीजिए, एकदम हूबहू आपका ऐसे ही क्वेश्चन RO और UPPCS में बनता है करंट का। शूटिंग, अश्वरोही और आपका वुशु और हॉकी, तो इनका जो संबंध है, रजत पदक जो जीती हैं वह आपके वुशु प्रतियोगिता में जीती हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। एशियाई खेल 2023 के 5वें दिन जो 28 सितंबर 2023 को भारत ने निशानेबाजी, वुशु और घुड़सवारी समेत विभिन्न खेलों में सफलता पाई और उसी में इन्होंने रजत पदक जीता था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। वर्ष 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक बेहद ही महत्वपूर्ण है। हर जितने भी सूचकांक होते हैं उससे किसी न किसी से एक क्वेश्चन जरूर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में बनता है। तो यह भी पूछ लेता है कि भारत का कौन सा स्थान है, पहले पर कौन है, अंतिम पर कौन है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण जो होता है, जो कि भारत की रैंक पूछी जाती है। इसमें ऑप्शन आपका है 81वां, 40वां, 132वां, 23वां। तो भारत इनोवेशन में लगातार जो सुधार कर रहा है, जिसके चलते आप देखेंगे 5-6 साल से भारत की रैंकिंग सुधर रही है और वर्तमान समय में भारत 40वें स्थान पर है। आइए व्याख्या देख ले रहे हैं। भारत ने 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसे GII कहा जाता है, या आपका रैंकिंग जो है वह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है और इसमें भारत का जो स्थान है यह 40वां स्थान है और भारत लगातार सुधार पर प्रकाश डाल रहा है। जो अपनी इनोवेशन की पॉलिसी है उसमें लगातार सुधार हो रहा है। एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? मनु भाकर, विष्णु सवरवन, सिप्त कौर समरा, अनंतजीत सिंह नरूका। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन सही है या आपका ऑप्शन सी सही है। सिप्त कौर समरा जो है यही आपकी रिकॉर्ड के साथ जीती।
आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। दीप्त कौर समरा विश्व रिकॉर्ड बनाया और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्पर्धा में, यह ध्यान रखिएगा आप लोग, व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि आशी चौकसी उसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने टीम स्पर्धा में भारी रजत में भी रजत पदक हासिल किया और एशियाई गेम 2023 एशियन गेम 2023 के चौथे दिन कुल 8 पदक हासिल किए और इस स्पर्धा में 2 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल हाईवे स्थापित करने के लिए सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग है। कौन सा मार्ग है जो कि जिस पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए है? ऐसे भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस आरओ में पूछे जाते हैं। मुंबई से पुणे, दिल्ली से जयपुर, बेंगलुरु से चेन्नई, कोलकाता से पटना। तो यह जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है, यही आपका ऑप्शन सही है। आप लोग जैसे जानते हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो लगातार इनोवेटिव चीज़ों पर बल दे रहे हैं। और आप यहाँ पर देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 20वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों और इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना पर चर्चा की है। चर्चा यह इस प्रकार का होगा, जैसे मान लीजिए दिल्ली से लेके आपका जयपुर है, तो इसके बीच में एक हाईवे इस प्रकार का बनाया जाएगा जहां पर कई जगह पॉइंट लगाए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक बसों के और वाहनों के लिए चार्जिंग सुविधा और उनके लिए फ्रेंडली जो चीज़ें आवश्यक हों उसका इस हाईवे पर मौजूदगी हो। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिसने सुरक्षा और विद्रोह समूहों के पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा की है? यह राजनीतिक विरोध और प्राकृतिक आपदाएं, जाति हिंसा और आपका जो है वह आर्थिक विकास। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि ऑप्शन सी है जो सही है, क्योंकि वहाँ पर मैतेई और एक कम्युनिटी है, दोनों के बीच हिंसा हो रहा है, एक माइनॉरिटी है और एक बहुल है। यह जो आंदोलन है यह जाति है। जाति क्यों कहा जाता है? जाति इसलिए क्योंकि 2 समुदाय हैं, मैतेई और कुकी, उनके बीच जो वहाँ पर हैं आदिवासी की डिमांड हो रही है दर्जा देने की, जबकि वह लोग बहुत ही समृद्ध हैं, इसलिए वहाँ पर जो आदिवासी कम्युनिटी है कुकी वह इसका विरोध कर रही है। इसी को लेकर हिंसा भड़क गया जो अभी भी वहाँ पर जारी है। आइए हम लोग आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। 27 सितंबर 2023 को मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी के 7 जिलों में 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर पूरे राज्य में कवर करते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आस्फा जो है उसको अगले वर्ष 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आस्फा आप लोग जानना चाहते हैं तो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा। यह कब लागू किया गया, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी और इसमें क्या क्या विशेष प्रावधान है जो आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से जानना महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 किस शहर में को भारत सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला जो आपका है यह मुंबई है, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा इंदौर, चौथा जो डी ऑप्शन है वह आपका बेंगलुरु है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यही आपका ऑप्शन सही है। इंदौर लगातार जो साफ सफाई है, स्वच्छता है और स्मार्ट के रूप में सबसे ज़्यादा जो रैंकिंग मिली है पहले स्थान पर वह आपको इंदौर को मिली है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 जिसका
जो कि आपका 27 सितंबर 2023 को इंदौर को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का खिताब से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी अवार्ड, यह इम्पॉर्टेंट है, अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण में हिस्सा लेने के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है? विषय का यहाँ पर तात्पर्य यह है, थीम क्या है? पर्यटन और संस्कृति की विविधता, बेहतर कल के लिए सतत पर्यटन, पर्यटन और हरित निवेश, पर्यटन में नए क्षितिज की खोज। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यह ऑप्शन सही है, पर्यटन और हरित निवेश। जो इसका यही तात्पर्य है कि पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। जब किसी देश में पर्यटन बढ़ता है तो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो भी क्षेत्र है, चाहे मेडिकल टूरिज्म हो या तो आपका कोई हेरिटेज साइट देखने के लिए हो, तो उस विशेष एरिया में जो होता है लोगों में रोजगार की भी वृद्धि होती है। जब रोजगार की वृद्धि होती है तो वो उनके जीवन गुणवत्ता में भी परिवर्तन आता है। तो पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं हरित निवेश का मतलब जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो वह लॉन्ग टाइम हो और उसका जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट हो वह जीरो हो, यानी कि वह कम से कम हो। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। एक आपको दिवस यह याद कर लेना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने 1980 में इस अनुष्ठान की स्थापना की थी। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का चुनाव 1970 में उसी दिन UNWTO के एक कानून अपनाने से जुड़ा है। उस दिन एक कानून को अपनाया गया था, इसीलिए इस दिन को आपका विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम लोग अगले देख लेते हैं क्वेश्चन। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव को कौन से विभाग संभालते हैं? जो RBI के आपके डिप्टी गवर्नर हैं, आप लोग जैसा जानते हैं एक गवर्नर होते हैं, उनके नीचे जो होते हैं 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो आपके इसमें से एक हैं डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन और प्रशासन, विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानून और जोखिम निगरानी। और आपका डी ऑप्शन है अनुसंधान और नीति विश्लेषण। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है, यही विभाग यह संभालते हैं, विनियमन, संचार, प्रवर्तन, कानून और जोखिम निगरानी। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। एम राजेश्वर राव भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और पुनर्नियुक्ति के 1 वर्ष की अवधि है, जिसमें यह साथ में जो विभाग है उसको यह संभालेंगे। और जो RBI की स्थापना हुई थी वह स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका शुरू में जो मुख्यालय था यह कलकत्ता था, बाद में जो है 1937 के बाद से लगातार इसका मुख्यालय जो है वह बॉम्बे में है। और साथ ही साथ 1 जनवरी, यह भी आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्योंकि बर्मा और साथ में जो वर्तमान समय में म्यांमार का है और आपका पाकिस्तान, दोनों की करेंसियां जो है वह RBI के द्वारा देखी जा रही थी। आइए हम लोग व्याख्या अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेज टीम स्पर्धा में चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल की थी। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्य कृति सिंह। और बी ऑप्शन है नेहा ठाकुर, एबाद अली,
सौरभ घोषाल और अभय सिंह। जबकि आपका सी ऑप्शन है यूकी भांबरी, अंकिता रैना, महेश गंगवार और आपका सूर्य भानु प्रताप सिंह। और डी ऑप्शन आपका है सूरज यादव, नरेंद्र बेरवाल, तुलिका मान और अयाम विश्वास। तो जो आपका ए ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत ने 26 सितंबर को हांजू जो चाइना में पड़ता है यहीं पर आपका एशियाई खेल 2023 का आयोजन हुआ था। इसमें तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया, जिसमें कुल पदकों की संख्या 14 हो गई और 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 2023 में दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन आपका है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, वहीदा रहमान, दिलीप कुमार। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वह ऑप्शन आपका सही है, वहीदा रहमान। यहीं पर हम बात कर लें दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जो थे भारत में जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है इसके जनक माने जाते हैं, क्योंकि उस समय फिल्म की कोई भी भारत में प्रचार प्रसार नहीं थी। जो आपका 19वीं शताब्दी अंत है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो उस समय इन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाए थे। वहाँ से इन्होंने फिल्म लाते थे, वहाँ पर उनके रील तैयार किए जाते थे और बहुत ही छोटे पैमाने पर, जबकि वह बहुत बड़ा काम था। उन्होंने पहली बार भारत में शुरुआत की थी, इसीलिए आपका इन्हीं के नाम पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इन्होंने फिल्म का डायरेक्टर भी बने थे पहली फिल्म में। अनुभवी अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग वहीदा रहमान की एक मूवी जानते होंगे, तीसरी कसम, जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है। आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको, पहले आप लोग एग्ज़ाम पर फोकस कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महिला क्रिकेट टीम ने हांजू चाइना में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? यह है आपका ऑप्शन पहला है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, चीन महिला की क्रिकेट टीम, श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम। तो जो ऑप्शन सही है आपका वह ए ऑप्शन सही है, यह आपका भारतीय महिला क्रिकेट टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 25 सितंबर 2023 को हांगझू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने करीबी मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। आप जैसा जानते हैं, अगर जो हार रहा है देश वह उप विजेता के रूप में होता है, तो यह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अधिकांश C-295 295 विमानों के निर्माण और संयोजन कौन करेगा? एयरबस, बोइंग, टाटा एडवांस सिस्टम, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हेल। तो आप लोग जैसा जानते हैं इंडियन एयरलाइंस को जो एक्वायर किए हैं वो रतन टाटा कंपनी के द्वारा किया गया और उन्होंने ही C-295 विमानों का जो आपका निर्माण और संयोजन करेंगी। या आपका ऑप्शन सी सही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के पास हिंडन बारे में बतलाएंगे अभी। भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर औपचारिक रूप से पहले C-295 MW परिवहन विमान को शामिल किया। आपका हिंडन जो है एयरबेस यहीं गाजियाबाद के पास है और गाजियाबाद हिंडन नदी गुजरती है, जो कि आपकी यमुना की सहायक नदी है। उसी के नाम पर इस बेस का जो भारतीय वायुसेना का वहाँ बेस है उसे हिंडन एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना पर किन दो संगठनों
का सहयोग किया है? यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL और टोयोटा, टाटा मोटर्स और हुंडई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाटा मोटर है, टाटा मोटर और आपका सुजुकी है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह ऑप्शन सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाटा मोटर के बीच यह आपकी परियोजना पर इस पर काम किया जा रहा है, इसके बसों के परियोजना पर। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जो आपके हैं हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर को दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई। और यह जो हाइड्रोजन सेल के द्वारा चलती हैं बसें, यह बहुत ही, इनमें कोई भी ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, बहुत ही स्मूथली चलती हैं। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। जानकारी में बताए अनुसार रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग यह बतलाइए इसको ऑप्शन देख के। सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सरकारी अनुदान वितरित करना, कैरियर परामर्श प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। जबकि जब भी आपका रोजगार मेला लगता है, यह ध्यान दीजिएगा, तो उसका मेन फोकस होता है कि रोजगार के अवसर पैदा करना, ताकि जितने भी युवाएं हैं, आप लोग जैसा जानते हैं जितने भी यूनिवर्सिटी या महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं वहाँ पर रोजगार मेला लगता है, जिसमें जिस फील्ड के होते हैं वे लोग अपना स्टॉल लगाते हैं। स्टॉल लगाने के बाद वहाँ पर जो उस संस्थान के पढ़ने वाले युवा होते हैं वो अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के बाद उनका पैकेज के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। तो इसका यही तात्पर्य आपका हो गया कि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है उसमें बढ़ाना उनके लिए। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त व्यक्तियों को 51 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किया था इन्होंने। और रोजगार मेला का अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को राष्ट्रीय विकास में भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 51,000 युवाओं को यह नियुक्ति पत्र बांटा गया था और इसी के द्वारा जो आपका होता है कि रोजगार के अवसर पैदा किए गए थे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? ऑन बोर्ड हॉट स्पॉट वाईफाई, GPS आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूचना प्रणाली, स्वचालित दरवाजे, इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम। समझ लीजिए एकदम हूबहू यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपका ROARO और PCS में जो पैटर्न है यही सेम है, ऐसे ही बनाया जाता है क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन है यह आपके स्वचालित दरवाजे सही विकल्प है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। स्वचालित दरवाजे वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाजे और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करेगी, सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करेगी। स्वचालित दरवाजे का यही तात्पर्य है कि आप लोग जैसे मेट्रो में यात्रा करते होंगे, तो जब मेट्रो आती है अपने स्थान पर रुक जाती है तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको दरवाज़ा ओपन नहीं करना पड़ता है, दरवाज़ा स्वतः ओपन हो जाता है और जब वे लोग अंदर इंटर कर लेते हैं तो वह दरवाज़ा स्वतः बंद हो जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला आपका है भारत के व्यंजनों को भागीदार देशों के साथ साझा करना।
दूसरा आपका ऑप्शन है भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना। तीसरा जो ऑप्शन आपका सी है वह नई तकनीक विकसित करना। और चौथा ऑप्शन आपका है भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञों को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना। तो आपका जो डी ऑप्शन है यही सही ऑप्शन है कि भारत के विकास और के अनुभवों और विशेषज्ञों को वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं के साथ साझा करना। यहाँ पर दक्षिण के तात्पर्य है कि जो दो भागों में विश्व बट रहा है, तो जो ऊपर के देश हैं इनको माना जाता है कि यह विकसित हैं, जबकि नीचे वाले जो देश हैं वह अभी विकासशील हैं या अल्प विकसित हैं। तो इनकी बात की जा रही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 24 सितंबर को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ क्षमता निर्माण पहल का यह क्षमता निर्माण का क्या तात्पर्य होता है? अगर आपको कहा जाए क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, मान लीजिए सुपर दैट कोई भी लेबर है, अगर नेचुरली वह काम करता है तो वह काम, अगर दिन भर में कोई काम कर रहा है, वह काम किया इतना, अगर उसके स्किल में और बढ़ोतरी किया जाए और वह इसी समय में और ज़्यादा काम कर दे तो इसी को क्षमता निर्माण कहते हैं। नामक पहल एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञों की भागीदारी देशों के साथ साझा करना है। यह क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण वही जो मैं आपको बतलाया हूँ उसका तात्पर्य एकदम सेम है। उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का में युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन है? आप लोग जैसा जानते हैं अलास्का जो है वह कनाडा के ऊपर है, आपका कनाडा या मान लीजिए है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर आपका अलास्का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है राजपूताना राइफल्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स। तो आपका जो बी ऑप्शन है यही सही है, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। आइए हम लोग आगे व्याख्या देख लेते हैं। युद्ध अभ्यास का यह 19वां संस्करण 25 सितंबर 2023 के से अलास्का अमेरिका में होने वाला है। आप लोग जैसा जानते हैं पहले जो अलास्का पर जो अधिकार था वह आपका रसिया का था, रसिया यानी कि यूएसएसआर का, उसने इसे लीज पर दे दिया या बेच दिया। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कब और कहां की जाएगी? ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली भारत अक्टूबर 2023 में, बी ऑप्शन है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सितंबर 2023, आपका सी ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र नवंबर 2023, बेंगलुरु कर्नाटक अगस्त 2023। तो आपका जो बी ऑप्शन है वही ऑप्शन आपका सही है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में 2023 में आपका यह भारत ड्रोन शक्ति 2023 का सह मेजबानी करेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का सह मेजबानी 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद हिंडन में भारतीय वायुसेना एयरबेस पर भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन के द्वारा की गई थी। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। 2023 में एशियाई खेल किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं? आपका पहला जो ऑप्शन है टोक्यो, जापान, होंजो, चीन, बीजिंग, चीन, मुंबई, भारत। तो जो ऑप्शन आपका बी है यही सही है, होंजो चीन। और आप लोग जैसा जानते हैं
कि जापान के जो जितने द्वीप हैं उनको उत्तर से दक्षिण पूछ लेता है और कभी दक्षिण से उत्तर पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया था वह आपका 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया था। यह होंजो चीन में हुआ था और इसमें कुल 61 विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं शामिल थीं। यह हो गया है, चूंकि टाइप मिस्टेक है तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? यह प्रश्न आपका है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अमेरिकन बार एसोसिएशन। तो यह जो आपका किया गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। और आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया था और इस बार यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस टाइप का आयोजन भारत में जो किया गया है वह पहली बार किया गया है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? जैसा कि पिछली बार पूछा था, गोवा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। क्योंकि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछ देता है, वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं। तो यह हम लोग देख लेते हैं गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। पहला ऑप्शन आपका है श्री सर्बानंद सोनोवाल और बी ऑप्शन जो है वह आपका है श्री प्रमोद सावंत, सी ऑप्शन है श्रीपद नाइक और डी ऑप्शन है श्री रोहन खौटे। और यह जो आपका ऑप्शन बी है यही सही है। प्रमोद सावंत जो हैं वही गोवा के आपके मुख्यमंत्री हैं। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का जो शुरुआत हुआ था यह आपका गोवा में हुआ था और केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के साथ फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस उत्सव का उद्घाटन किया था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस टीम को हटाकर वनडे क्रिकेट टीम में नंबर 1 टीम बन गई है? यह आपका है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका सही है। पाकिस्तान को हटाकर भारत वनडे में नंबर 1 पर बन गई है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय जो क्रिकेट टीम है वह तीनों प्रारूप का मतलब है वनडे, टेस्ट और आपका T20, इसमें नंबर 1 रैंकिंग वाली टीम बन गई है। भारत ने 22 सितंबर 2023 को मोहाली में 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की और जिससे उनकी रैंकिंग में, भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और सुधार होने के चलते जो पाकिस्तान नंबर 1 पर था पाकिस्तान नीचे आ गया और भारत की नंबर 1 रैंकिंग हो गई। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस का क्या महत्व है? स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए, स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए, महात्मा गांधी के योगदान का सम्मान करने के लिए। तो आपका जो बी ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो जयंती है 31 अक्टूबर को हर वर्ष नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और आप लोग जैसे जानते हैं 562
जो रियासत थे, इन्होंने इनको कुछ रियासतों को छोड़कर, 2-3 रियासतों को छोड़कर बकिया सभी को यह बहुत ही स्मूथली ढंग से मिला लिए थे। और 2-3 जैसे आपका हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, जूनागढ़ हो गया, इन सब के लिए थोड़ा सा हमें अन्य तरीके अपनाने पड़े, जैसे जनमत संग्रह हो गया, ऑपरेशन पोलो हो गया, इन सब के द्वारा मिलाना पड़ा था। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वह जो थे वो उनका महत्व बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में थे, क्योंकि यह अंतरिम सरकार में थे। उसके बाद दिसंबर 1950 में इनका देहावसान हो जाता है। और चूंकि भारत में आम चुनाव जो होता है वो 1952 में होता है, 51-52 में, तो यह आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करना, भारतीय संविधान की स्थापना करना, भारत में धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना, रियासतों को एक राष्ट्र में एकजुट करना। तो जो भारत की रियासतें थीं आपकी लगभग 562 से ज़्यादा ही थीं, उनको उन्होंने एक सूत्र में, जो वर्तमान आपका भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उस समय आज़ादी के बाद उन्होंने कई ऐसे जो थे राजे रजवाड़े थे, उन्होंने अपने आप को अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इतनी कौशल नेतृत्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कि उन्होंने इन सभी को एक सूत्र में पिरो दिया। जो हमारा वर्तमान भारत दिखाई दे रहा है यह उन्हीं का स्वरूप देन है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस की प्राथमिक उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना है। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के कार्यक्रम के समापन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उद्घाटन किया? एक नया अस्पताल, एक संग्रहालय, अमृत वाटिका, अमृत महोत्सव स्मारक और एक खेल स्टेडियम। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है आयोग आपका। तो आपका ऑप्शन जो है सी यही सही है, अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक के रूप में इन्होंने उद्घाटन किया था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन किया। यह आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस या प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, त्योहार मनाना, देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देना, खेलों को बढ़ावा देना। तो इसका जो सी ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका सही है। देश के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपका मेरी माटी मेरा देश अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। देश के बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं को कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? यह आपका है डिजिटल इंडिया, कौशल भारत, मेरा युवा भारत और आपका स्टार्टअप इंडिया। तो आप लोग जैसा जानते हैं स्टार्टअप इंडिया पहले ही लॉन्च किया गया है, स्किल
इंडिया वह भी है और डिजिटल। तो आपका ऑप्शन जो है यह सी ऑप्शन मेरा युवा भारत या मेरा भारत, यही आपका ऑप्शन सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय क्या है, थीम क्या है? न्याय के लिए लड़ो, नौकरशाही को ना कहें, भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, पारदर्शिता का जश्न मनाना। तो आपका जो सी ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका सही है, भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC इसे कहा जाता है और इनके जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का जो थीम है, विषय है, वो आपका भ्रष्टाचार को ना कहें और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन के हांगझू में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपके ऑप्शन है 82, 111, 303 और आपके 15। तो इसमें जो पैरा में भारत ने जीते या आपका 111 जीते, या आपके इम्पॉर्टेंट है। भारत ने कुल 111 पदक जीते, जिसमें 18 स्वर्ण, 23 रजत और 41 कांस्य पदक है। इस वाली लाइन को आप लोग एकदम रट जाइए इसको, यही चीज़ वर्तमान समय में उठा रहे हैं परीक्षाओं के द्वारा। भारत ने 111 पदक तालिका में एशियाई में इतिहास में अब तक का सबसे अधिक पदक जीता है। यह भी एक फैक्ट है आप लोगों के लिए। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज कलिंद 2023 का आयोजन कर रही है? आपके ऑप्शन जो हैं वह ए है चीन, बी है कजाकिस्तान, सी है रूस और डी जो है आपका USA है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें जो आपका कजाकिस्तान है यही आपका ऑप्शन सही है और एक्सरसाइज कलिंद के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना, वायुसेना और कजाकिस्तान की टुकड़ी के बीच एक्सरसाइज कलिंद 2023 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास 30 अक्टूबर किया गया था। 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 को ओटार कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास, उसको आप लोग अगर दूर से देखेंगे तो वह देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वह वार फील्ड के रूप में ही वह एकदम हूबहू वैसा ही क्रिएट किया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा दी जाने वाली घरेलू मतदान सुविधा का उपयोग करने के लिए व्यक्तियों की पात्रता नामांकन क्या है? यह आपके ऑप्शन है 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, 80 वर्ष और उससे अधिक के आयु के वरिष्ठ नागरिक, किसी भी उम्र के विकलांग व्यक्ति और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ व्यक्ति और 40% जो विकलांग व्यक्ति हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है। यहीं पर मैं आप लोगों को बतलाता चलूं कि 25 जनवरी 1950 को आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना की गई थी और इसीलिए 25 जनवरी 2012 से प्रत्येक वर्ष आपका मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ECI 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ
नागरिकों और 40% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए घर पर मतदान की सुविधा या डाक मतपत्र की सुविधा प्रदान करता है। आप लोग जैसा जानते हैं 80 वर्ष के जो से ऊपर जो नागरिक होते हैं वह सिटीजन वह बहुत ही वयोवृद्ध होते हैं, उनको ले जाने में बहुत कठिनाई आती है एक दो लोगों को सहारा देकर। और साथ में जो विकलांग लोग होते हैं जिन्हें दिव्यांग भी कहा जाता है उनको भी असुविधा होती है, तो इसीलिए डाक मत पत्र की सुविधा प्रदान की गई है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को रांची आप जानते हैं झारखंड की वर्तमान राजधानी है में शुरू हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो 2023 में ट्रॉफी आयोजन की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला जो ऑप्शन है महिला हॉकी में विश्व चैंपियनशिप का निर्धारण करना, और बी ऑप्शन जो आपका है आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए टीमों को क्वालिफाई करना, एशिया में महिला हॉकी को बढ़ावा देना, हॉकी के विकास के लिए धन जुटाना। तो आप लोग जैसा जानते हैं आगामी जो ओलंपिक हो रहा है वो आपका पेरिस में हो रहा है और बहुत तेज़ी से वहाँ काम किया जा रहा है, तो आपका इसी को क्वालिफाई करने के लिए यह आयोजन शुरू किया गया था, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन इसका व्याख्या देख लेते हैं। एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 17 अक्टूबर 2023 को रांची में शुरू हुई और महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के सभी मैच रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो आप लोग जो वनडे एग्ज़ाम वाले लोग हैं वह यह जो स्टेडियम है इसका नाम भी याद कर लेंगे, और टीसीएस में भी कभी कूट के रूप में यह मिलान करने के लिए स्थान एक तरफ दे देता है और एक तरफ स्टेडियम दे देता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के असेंबलिंग प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? असेंबलिंग का मतलब होता है जगह जगह से आपका पार्ट लाकर उसे एक भाग के रूप में पिरोना होता है, उसे एक रूप में समाहित करना। मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम जो जहाँ से लाया गया और उसको लाकर एक जगह इकट्ठा करके उसे बना दिया गया, उसे ही असेंबलिंग कहा जाता है या असेंबल कहा जाता है जो सिस्टम होता है। आपका ऑप्शन है एप्पल इंक, बी ऑप्शन आपका है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, सी ऑप्शन है विस्टान कॉरपोरेशन, डी ऑप्शन है एलजी इलेक्ट्रॉनिक। तो यह जो सी ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन सही है, यह आपका विस्टान कॉरपोरेशन है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन इसका व्याख्या देख लेते हैं। टाटा समूह भारत का पहला घरेलू आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है, यानी कि उसकी तैयारी कर ली है। यह विकास एप्पल आपूर्ति विस्ट्रॉन कॉर्प के लगभग 125 मिलियन डॉलर में बेंगलुरु के पास असेंबलिंग प्लांट का अधिग्रहण हुआ है। अधिग्रहण का मतलब जब कोई चीज़ खरीद लिया जाता है तो उसी को अधिग्रहण आपका इकोनॉमिक्स के भाषा में कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो राइट होती है उसकी राइट एक ग्रुप के पास चली जाती है जो कि डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में कतर में 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। जब उन्हें हिरासत में लिया गया था तो वह कतर के किस क्षमता से काम कर रहे थे, यह उनका पेशा पूछा गया है। चिकित्सा पेशेवर, निर्माण श्रमिक, पूर्व नौसैनिक अधिकारी और राजनयिक। तो यह जो ऑप्शन आपका है यह ऑप्शन आपका सी सही है। जो भी लोग 8 लोग थे जिन्हें मौत की सज़ा दी गई थी वह
पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे और वहाँ पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसमें वे लोग भाग ले रहे थे और बेहद ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह बाद में अभी इस पर पोस्टपोन हो गया है, जो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी भारत सरकार द्वारा इंटरफेयर करने के बाद। और इन पर जो आरोप लगाया गया था, क्योंकि यह आरोप वहाँ पर पारदर्शिता की कमी होती है, फिर भी जो जहाँ तक यह आरोप लगा था वह ऐसा लगा था कि जो गोपनीय सीक्रेट चीज़ें हैं वह इजराइल जैसे देशों को फॉरवर्ड करने का, जो कि सरासर झूठी चीज़ें थी। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में भारत के 8 भारतीय नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। यह व्यक्ति कतर के अधिकारियों के लिए एक पनडुब्बी परियोजना पर अल दहरा कंपनी, वह जो कंपनी थी, चूँकि बाद में यह कंपनी भी बंद कर दी गई, तो के लिए काम करने वाले पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, जो 8 लोग थे। यह भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी हैं, यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब उन्हें 1 साल पहले हिरासत में ले लिया गया था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस और अन्य जो वनडे एग्जाम है उसमें भी पूछ देता है, कभी कभी यह पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन दे देता है। जनरल मानेक शाह, मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय, ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह। तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे यही पहले आपके परमवीर चक्र विजेता थे। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू कश्मीर में शौर्य दिवस मनाया गया था। शौर्य दिवस जम्मू कश्मीर भारतीय सेना के उतरने के 76वें वर्षगांठ के रूप में प्रतीक है। 76वां वर्षगांठ क्यों? क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं, जब जम्मू कश्मीर आपके कबायली हमला कर दिए थे आज़ादी के समय, तो उस समय वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, वह भारत में मिलाने के लिए जल्दी तैयार नहीं थे, क्योंकि वह सोचते थे कि इसको अलग रखा जाए। लेकिन वहाँ पर चूँकि पाकिस्तान के तरफ से यहाँ पर जो वहाँ के कबायली लोग थे जो वैसे थे, उन्होंने इंटर करने चालू कर दिए और लूटपाट, बलात्कार, अन्य चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। तब उन्होंने भारत के साथ सहमति पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किया और भारत ने आपका 27 अक्टूबर जो है यहीं आपके 76वां वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। फिर उस भारत में चूँकि वह पहले से ही मिला लिए थे, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें स्वतंत्र भारत की पहली नागरिक सैन्य जीत सुनिश्चित की थी। इसमें भारतीय सेना बखूबी से लड़ी और जितने भी कबायली थे उनको वहीं पर कंट्रोल किया गया और कहीं जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुक्त कराया गया। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता मेजर सोमनाथ शर्मा घायल होने के बावजूद अपनी कंपनी का नेतृत्व किया और जीवन का बलिदान देकर श्रीनगर के हवाई क्षेत्र को पाकिस्तानी आदिवासियों या यहाँ पर कबायली भी प्रयोग होता है से बचाया। और यह बहुत ही इनका जो वह था, यह आक्रामक, इतने आक्रामक थे कि कोई यह देखते नहीं थे और लूटपाट, बलात्कार और अन्य चीज़ें यह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही स्थिति भयावह उस समय हो गई थी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? आपका पहला जो ऑप्शन है INS सुमेधा, INS फोकरी, INS वेंटोसे, INS टोरनाडो। तो आपका INS सुमेधा जो है यही आपका ऑप्शन सही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सुमेधा जो INS सुमेधा है, यही भारत और यूरोपीय संघ द्वारा जो समुद्री सुरक्षा का जो सहयोग है इसको बढ़ाने के लिए गिनी की खाड़ी में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया
और इसमें भाग लेने वाली जहाज़ों में भारतीय नौसेना, INS सुमोध और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के 3 जहाज इसमें शामिल थे। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं व्याख्या इसका। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विकास, भारत संकल्प। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य विकसित भारत संकल्प, यहाँ भारत होगा, भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, राजनीतिक रैलियां करने के लिए, जागरूक पैदा करना और विकास और कल्याण योजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। डी ऑप्शन है आपका है सांस्कृतिक त्योहारों को व्यवस्थित करने के लिए। तो जो इसमें सी ऑप्शन है यही आपका सी है, जागरूकता पैदा करना और विकास और कल्याण जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जागरूकता पैदा करना और विकास तथा जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करना। और इस अभियान का उद्देश्य है विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं में जागरूकता पैदा करना और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना। जब सार्वजनिक भागीदारी बढ़ेगी तो वह जो योजना होगा उसका परिणाम जो होता है वो परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप भारत जो है कि 2047 तक जब आज़ादी के आपके 100 ईयर होंगे तब हम लोग एक विकसित भारत के रूप में स्वरूप देखेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। आइए हम लोग इससे आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं। कौन से जिलों में को शुरू में यात्रा के हिस्सा के रूप में कवर किया गया? शहरी जिले, आदिवासी जिले, तटीय जिले, उत्तरी जिले। तो इसमें जो सम्मिलित किया गया है इस यात्रा में वह आपके आदिवासी जिलों को सम्मिलित किया गया। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। यात्रा शुरू में आदिवासी जिलों के लिए झारखंड के खुंती जिले में शुरू होगी और हुआ था यह आपका, क्योंकि टाइप मिस्टेक है। बाद में 22 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक देश भर में शेष सभी जिलों को कवर किया गया था। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संदर्भ ईंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाहनों के लिए ईंधन, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, और आपका सी ऑप्शन जो है वह इंजन विकसित करना और उसके प्रदर्शन का आकलन करना, पारंपरिक ईंधन का एक विकल्प। जो इसमें सी ऑप्शन है यही आपका सही है, जो इंजन विकसित करना और उसके प्रदर्शन का आकलन करना। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इंजन विकसित करना और उसके प्रदर्शन का आकलन करना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्मित संदर्भ इंजन को लॉन्च किया। इस इंजन का जो नाम है आपका वह संदर्भ इंजन है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग इंजन विकसित करना और उसके प्रदर्शन का आकलन करना है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। किस संगठन ने आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए संदर्भ इंजन को विकसित किया है? आपका पहला जो है वो आपका इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। बी ऑप्शन जो है वह आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, IOC। और सी ऑप्शन है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और डी ऑप्शन जो है आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। जो इसमें आपका बी ऑप्शन है
यही बी ऑप्शन आपका सही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के द्वारा किया गया। और आयात प्रतिस्थापन का यही तात्पर्य है कि जिन वस्तुओं को हम मंगा रहे हैं, विदेश से आयात कर रहे हैं, उनको अपने ही यहाँ बनाएं। उसी संदर्भ में आपका जब हम लोग इंजन बना रहे बाहर से मंगा रहे हैं तो उसी इंजन को अपने देश में विकसित करें, और इसी इंजन को आपका नाम दिया गया है संदर्भ इंजन। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आयात प्रतिस्थापन करने और कम लागत पर विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन उच्च निर्देशन संदर्भ इंजन को विकसित किया है। या आप लोग ध्यान रखिएगा संदर्भ इंजन। आइए हम लोग अगला देख लेते हैं प्रश्न। किस संगठन ने कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल तैयार किए हैं? आपका पहला जो ऑप्शन है ए, वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, और आपका है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। तो आपका जो सी ऑप्शन है यही ऑप्शन सही है। एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा से 1 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए चंद्रयान 3 का जो मॉड्यूल है, 10 विशेष मॉड्यूल, इसे तैयार किया गया है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि जो आपका एनसीईआरटी है यह चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल विकसित किए हैं, और यह मॉड्यूल वैज्ञानिक, तकनीकी और आपका सांस्कृतिक सामाजिक पहलुओं सहित मिशन के विभिन्न पहलुओं का व्यापक अवलोकन प्रदान करेगा। आप लोग चंद्रयान 3 के बारे में जैसा जानते हैं, चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के उस छोर पर पहुंचा जहां पर अभी तक कोई देश सफलता नहीं हासिल की है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में किसने खिताब जीता था? आपका यह ऑप्शन है। पहला है सामिया इमाद फारूकी, बी ऑप्शन है बोलते बोलते ना देख लेते हैं। 24 अक्टूबर 2023, आप लोग देखिए अक्टूबर का यह करंट अफेयर चलने लगा। अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल खिताब किसने जीता? यह ऐसे ही क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस आरओ और आप यूपी पीसीएस में ऐसे ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सामिया इमाद फारूकी, उन्नति हुड्डा, साइना नेहवाल और आपकी पीवी सिंधु। तो यह जो खिताब जीती हैं आपकी उन्नति हुड्डा जीती हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका व्याख्या। उन्नति हुड्डा ने 24 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी मास्टर 2023 बैडमिंटन खिताब महिला एकल खिताब जीता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण की देखरेख में किस संगठन की स्थापना की गई है? पहला आपका ऑप्शन है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और दूसरा आपका बी ऑप्शन है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन जो आपका है यह बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, और डी ऑप्शन जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस संगठन को स्थापना के देखरेख के लिए दिया गया है, यह आपका है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर, भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और इसमें शामिल होंगे। नवंबर 2019 में, आप लोगों को मालूम है 9 नवंबर का वह डेट था, 9 नवंबर 2023 को यह फैसला आया था आपका। सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले पर राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ और निर्माण की देखरेख के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आपका स्थापना की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई थी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका ऑप्शन है पहला 24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 24 दिसंबर और 24 सितंबर। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र के जो स्थापना हुआ था इसी समय हुआ था। इसी के वर्षगांठ के मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस घटना का स्मरण कराता है? आपका पहला ऑप्शन है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर हस्ताक्षर। बी ऑप्शन है 1935 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। और सी ऑप्शन आपका है 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू होना। डी ऑप्शन है पहला संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र। तो जो सी ऑप्शन है यही आपका सही है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर आपका लागू हुआ था, इसीलिए आपकी इसी घटना के स्मरण के रूप में मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संयुक्त राष्ट्र उस दिवस को याद दिलाता है जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर आपका लागू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर स्थापना हुआ था। इसी डेट को, यह डेट महत्वपूर्ण है आपका। और यूएनओ में वर्तमान समय में आपकी टोटल जो देशों की संख्या है आपका 193 है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू करना और आपका सैन्य संघर्षों को प्रोत्साहित करना। तो आपके जो राष्ट्र हैं, जितने राष्ट्र, उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक जो उद्देश्य है वही यही है। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक शांति और सहयोग, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और कूटनीति और बहुपक्षवाद के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की प्राथमिक उद्देश्य है। यहाँ पर अगर देखा जाए बहुपक्षवाद, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद वर्ल्ड जो था वो बाइपोलर हो गया था। बाइपोलर का मतलब दो भागों में, और इसे आपका शीत युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। एक तरफ यूएसए का नेतृत्व था और एक तरफ आपका वर्तमान जो रसिया है, इसी का पूर्व नाम यूएसएसआर था, इन्हीं के द्वारा बाइपोलर हो गया था। तो उसके जगह आपका यूएनओ जो है वह आप मल्टी पोलर का बात आपका संयुक्त राष्ट्र वर्तमान समय में करता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 51 देशों ने कब हस्ताक्षर किए थे? आपका पहला ऑप्शन है 26 जून 1944,
20 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945 और आपका अगला ऑप्शन है 24 जुलाई 1946। तो जो आपका ऑप्शन बी है यही आपका ऑप्शन सही है, 26 जून 1945 को। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला इसका व्याख्या देख लेते हैं, सॉरी। चार्टर पर हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिसे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों, चार्टर का यही मतलब होता है घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और संरचना को स्थापित किया था 24 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि आपका यूएसए में पड़ता है। 51 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह उन अधिकांश हस्ताक्षर देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू हुआ था। आपके जो 51 देश थे उन्हीं लोगों के अनुसमर्थन के बाद यह चार्टर आपका लागू हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य हैं? आपका जो है आपका ऑप्शन दिया है 50, 100, 150, 193। तो अभी कुछ देर पहले मैं बतला दिया हूँ। तो आपका जो डी ऑप्शन है यही आपका सही है, 193 टोटल मेंबर हैं वर्तमान समय में। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। इसमें टोटल जो हैं 193 देश हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से एक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर किस शहर में हस्ताक्षर किया गया था, जो 51 सदस्य देशों द्वारा? तो यह आपका है न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और जिनेवा। तो आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका सही है। सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों के अनुसमर्थन के बाद आपका चार्टर जो है वह लागू हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न इसका व्याख्या देख लेते हैं। चार्टर पर हस्ताक्षर, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जिसे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और संरचना को स्थापित किया गया था 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में 51 देशों के द्वारा जो हस्ताक्षर अनुसमर्थन किया गया था उसी के बाद यह लागू हुआ था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा आधिकारिक रंग कौन सा है जो अक्सर संयुक्त राष्ट्र दिवस पर उपयोग किया जाता है? आपका है हरा, लाल, नीला, पीला। तो जो आपका रंग है वह नीला है। इसी को आधिकारिक तौर पर आपका यूज किया जाता है यूएनओ दिवस पर। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों की गई थी? आपका पहला ऑप्शन है सैन्य गठबंधन को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन आपका है विश्व को प्रभाव क्षेत्र में विभाजित करना। सी ऑप्शन आपका है भविष्य में वैश्विक संघर्षों को रोकना और शांति को बढ़ावा देने के लिए और वैश्विक मुद्रा स्थापित करना। तो जो आपका सी ऑप्शन है, सॉरी, यही आपका सही है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संघर्ष जितने भी उपजे थे उन संघर्षों को उसी स्तर पर रोकना और साथ ही साथ विश्व में शांति को स्थापित करना, यह दोनों वर्तमान समय में भी यूएनओ का मुख्य लक्ष्य है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका एक ए है जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क शहर यूएसए, वियना ऑस्ट्रिया और आपका है लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो जो बी ऑप्शन है यही आपका सही है, न्यूयॉर्क शहर यूएसए में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधीनगर में कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किसने स्थापित किया है? आपका पहला ऑप्शन जो है वह गुजरात सरकार, इफको और भारतीय कृषि मंत्रालय और आपका स्थानीय किसान सहकारी समिति। तो जो इसकी स्थापना की गई है यह आपका इफको के द्वारा की गई है। या आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला नैनो डीएपी का।
आइए हम लोग अगले इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अक्टूबर 2023 को गांधी नगर के कलोल के पास देश का पहला नैनो डीएपी जो खाद होता है, आप लोग कृषि से जुड़े होंगे तो जानते होंगे, डीएपी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह प्लांट इफको द्वारा 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। यह नैनो इसलिए, नैनो जो टेक्नोलॉजी होती है उसी के बेस पर यह है, और यह बहुत ही कम लिक्विड के रूप में पूरे खेत में यह आ जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा, और जो कि दुरुपयोग होता था डीएपी का उस पर भी यह कंट्रोल लगेगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस फिल्म को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 की ओपनिंग पिक्चर फिल्म के रूप में चुना गया है? अर्धांगिनी यह बंगाली फिल्म है, अट्टम यह मलयालम है, ढाई आखर यह हिंदी फिल्म है, कंतारा यह आपका कन्नड़ मूवी है। तो जो अट्टम मूवी है इसी को आपका ओपनिंग पिक्चर फिल्म के रूप में इसको दिखाया गया था। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि आपका 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर को आपका गोवा में आयोजित किया गया था, उसमें जो अट्टम मूवी है इसी को आपका ओपनिंग पिक्चर फिल्म के रूप में चुना गया था, जबकि मणिपुरी भाषा में आपका एंड्रो ड्रीम्स ओपनिंग नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में थी। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक कौन है जिन्होंने 23 अक्टूबर 2023 को भारत का दौरा किया था? यह बेहद ही महत्वपूर्ण संगठन है जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है आपका वियना में है। यह आपका ऑप्शन ए है राफेल ग्रासी, आपका अरिंदम बागची और आपका जो बाइडेन, और आपके डी ऑप्शन है लियोनो दा विंची। तो आपके जो ए ऑप्शन है यही ऑप्शन आपका सही है। राफेल ग्रासी जो है वह आपके IAEA के महानिदेशक हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने 23 अक्टूबर 2023 को आधिकारिक यात्रा भारत की किए थे, और इस यात्रा में इनका स्वागत विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता जो वर्तमान समय में भी हैं अरिंदम बागची के द्वारा किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में है? आपका जो ऑप्शन है यह न्यूयॉर्क, वियना और जेनेवा और आपका लंदन है। तो अभी मैं कुछ देर पहले आप लोगों के सामने चर्चा कर चुका हूं। जो ऑप्शन आपका वियना है यही इसका हेड क्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में है। आप लोग इससे ऑस्ट्रेलिया मत समझ जाइएगा, या ऑस्ट्रिया जो है ये यूरोप में पड़ता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया है जो है वह अलग महाद्वीप है, वह प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? यह प्रश्न है आपका। ए ऑप्शन है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है गोवा, डी है चेन्नई। तो जो आपका 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 में जो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया है यह आपका गोवा में किया गया था।
आइए हम लोग अगला प्रश्न इसका व्याख्या देख लेते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन हुआ था वह आपका 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक गोवा में किया गया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान, आप लोग ध्यान दीजिएगा, गगनयान का नाम दिया गया है, के लिए क्रू स्पेस सिस्टम का सफल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया था? क्योंकि थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है। पहला आपका ऑप्शन है नासा, दूसरा ऑप्शन आपका है इसरो, सी ऑप्शन है ईएसए और डी ऑप्शन है रोस्को स्कोम। तो आपका यहाँ पर जो इसरो है इसी के द्वारा आपका सफल परीक्षण किया गया था। आइए हम लोग इसका उत्तर व्याख्या देख लेते हैं। इसरो ने 21 अक्टूबर 2023 को, यह डेट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो जिसका नाम दिया गया है गगन के लिए क्रू स्पेस सिस्टम का आपका सफल परीक्षण किया गया है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। परीक्षण के बाद मिशन क्रू मॉड्यूल कहाँ गिर गया? आपको जैसा मालूम है जो हमारा इसरो है वह तीन तरफ से हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी है, तो इसी तीनों में से ऑप्शन आपका सही होगा। हम लोग देख लेते हैं पहले ऑप्शन, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर। तो आप लोगों को जैसा मालूम है यह आपका गिरा था वह आपका बंगाल की खाड़ी में गिरा था, सी ऑप्शन आपका सही है। आइए हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। उड़ान भरने के 9 मिनट बाद मिशन क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया। जो अगला प्रश्न आपका है वह है एथेरियम महोत्सव, जो कि 21-22 अक्टूबर 2023 को भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ था? आपके सामने जो ऑप्शन है वह ए है आपका मिजोरम, बी है असम, सी है नागालैंड और डी है मणिपुर। तो यह जो आयोजन किया गया था यह आपका मिजोरम में किया गया था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसका व्याख्या। 21-22 अक्टूबर 2023 को मिजोरम के ममीत जिले में रेइक में 2 दिवसीय इथेरियम महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में मिजोरम के पर्यटक विभाग द्वारा यह आयोजन आपका किया गया था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस प्रकारों पर प्रतिबंध करने का निर्णय का मुख्य उद्देश्य है। आपका इसका क्या मुख्य उद्देश्य है इसके बारे में है। सड़क पर भीड़ भाड़ कम करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता को बढ़ाना, सुधार करना आपका, और अंतर्राज्यीय व्यापार में वृद्धि करना। तो जो आप लोग अगर दिल्ली एनसीआर के इर्द गिर्द जो लोग होंगे जो न्यूज में रहे होंगे वे लोग जानते हैं उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका, इस पर प्रतिबंध लगाने के पीछे था। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं इसका व्याख्या। 1 नवंबर 2023 को केवल इलेक्ट्रिक सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और आपका BS6 डीजल अनुपालन बसों को नई दिल्ली और पड़ोसी राज्यों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच संचालित करने की अनुमति है। इस कदम का उद्देश्य जो आपका है वह उत्सर्जन को कम करना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना, इसका जो है वह प्रमुख उद्देश्य है। आइए हम लोग अपने नोटबुक IAS के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं RO के लिए, इसके लिए बेहद ही कम समय बचा है। आप लोग जो नोट्स है उसको इत्मीनान से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस कीजिए और टारगेट के साथ आप लोग अपने एग्ज़ाम को दीजिए कि हमें इस समय तक पढ़ना है और इस तरह तैयारी करनी है ताकि उसका एक अच्छा रिजल्ट मिले। धन्यवाद।